मुंबई की वो काली रात, जहां बारिश सिर्फ आसमान से नहीं बल्कि इंसानियत पर भी बरसी थी। अगस्त 2013 का वो वक्त, दिल्ली के निर्भया कांड को बीते अभी कुछ ही महीने हुए थे कि मुंबई की एक वीरान मिल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। एक बंद पड़ी मिल, खौफनाक सन्नाटा और एक ऐसी दरिंदगी जो हमारी न्याय व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम इसी बहुचर्चित शक्ति मिल केस की गहराई में चलते हैं। हम बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे कि उस रात असल में क्या हुआ था, कैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, अदालत में क्या बहस हुई और कैसे इस एक मामले ने भारत के बलात्कार विरोधी कानूनों की दिशा ही बदल दी। शुरुआत करते हैं उस खौफनाक और वीरान रात से। महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पास स्थित शक्ति मिल, जो जगह कभी मजदूरों की आवाज़ों से आबाद रहती थी, वो अब एक खतरनाक और सुनसान खंडहर बन चुकी थी। बात है 22 अगस्त की। शाम के करीब 5 बज रहे थे जब एक 22 साल की युवा फोटो जर्नलिस्ट अपने एक पुरुष सहकर्मी के साथ वहां एक असाइनमेंट के लिए पहुंचती हैं। करीब 45 मिनट तक वो वहां फोटोग्राफी करते हैं और तभी कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं। ये लोग खुद को रेलवे कर्मचारी बताते हैं। धोखे से वो इन दोनों को अलग कर देते हैं, पुरुष सहकर्मी को बुरी तरह पीट कर बांध देते हैं और फिर उस अकेली महिला के साथ जो दरिंदगी होती है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अपराधियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने पीड़िता के गले पर टूटी हुई कांच की बोतल रखकर उन्हें निर्वस्त्र होने पर मजबूर किया, जो सीधा भारतीय दंड संहिता की धारा 354B के तहत आता है। इसके साथ ही धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौन अपराध भी किए गए। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने ब्लैकमेल करने के लिए पीड़िता की तस्वीरें भी खींचनी। ये कोई आम जुर्म नहीं था, ये एक सोची समझी क्रूरता थी। इस भयावह घटना के बाद मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और जांच शुरू हुई। 210 ये केवल एक संख्या नहीं है, ये वो दिन है जो एक फास्ट ट्रैक सेशंस कोर्ट को अपना अंतिम फैसला सुनाने में लगे। जरा सोचिए, इस दौरान 75 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इतनी तेजी से इस पूरी कानूनी प्रक्रिया का पूरा होना हमारी न्याय व्यवस्था की दृढ़ता को दिखाता है। जांच का तरीका भी बहुत सटीक था। पुलिस ने पुरुष सहकर्मी द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर आरोपियों के स्केच तैयार किए। ये स्केच एक गुप्त मुखबिर को दिखाए गए, जिसने तुरंत एक किशोर आरोपी को पहचान लिया। बस फिर क्या था, इसी सुराग के आधार पर धोबी घाट की झुग्गियों में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई और चंद ही दिनों में सभी आरोपी सलाखों के पीछे थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ जिसने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया। पुलिस को पता चला कि इसी गैंग ने कुछ हफ्ते पहले 31 जुलाई को बिल्कुल उसी खंडर में एक 19 साल की टेलीफोन ऑपरेटर के साथ भी सामूहिक बलात्कार किया था। जैसे ये बात सामने आई, कानूनी लड़ाई का पूरा नजरिया ही बदल गया। अब हम अदालत की उन कार्यवाहियों पर आते हैं जहां भारत के नए और बेहद सख्त कानूनों की असल परीक्षा होनी थी। आपको याद होगा, जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों के बाद कानूनों में बदलाव किए गए थे। तो सबसे अहम बात यह थी कि नए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत गैंग रेप को कैसे परिभाषित किया गया। आईपीसी की धारा 376D के अनुसार जब कई लोग एक समान इरादे से बलात्कार करते हैं तो हर एक व्यक्ति को बराबर का दोषी माना जाएगा। और यहीं पे एक बिल्कुल नया और ऐतिहासिक कानूनी सिद्धांत लागू किया गया, आईपीसी की धारा 376E। ये धारा खासतौर पर उन रिपीट ऑफेंडर्स यानी आदतन अपराधियों के लिए बनाई गई थी जो दूसरी बार बलात्कार के दोषी पाए जाते हैं। अब क्योंकि ये आरोपी फोटो जर्नलिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर दोनों ही मामलों में एक साथ दोषी करार दिए गए थे, इसलिए कानून की नज़रों में उन्हें रिपीट ऑफेंडर मान लिया गया। हाई कोर्ट के इस आधिकारिक दस्तावेज को देखिए। दरअसल न्याय प्रणाली का एक नियम है कि जब भी कोई निचली अदालत या ट्रायल कोर्ट फांसी की सजा सुनाता है तो उस फैसले को हाई कोर्ट से कंफर्म करवाना पड़ता है। इसी को पुष्टिकरण केस कहा जाता है। और अब हम पहुंचते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले पर, जहां इस बात पर बहस हुई कि क्या यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है या नहीं। यहां ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के बीच का अंतर समझना बहुत दिलचस्प है। सेशंस कोर्ट ने तीनों आदतन अपराधियों को सीधे मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूरे मामले का बारीकी से मूल्यांकन किया और उस सजा को कठोर आजीवन कारावास में बदल दिया। इसका सीधा मतलब ये था कि ये अपराधी अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक जेल में ही रहेंगे और उन्हें कोई पैरोल या फरलो नहीं मिलेगी।
लेकिन हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में क्यों बदला, इसके पीछे का कानूनी तर्क समझना बहुत जरूरी है। अदालत का स्पष्ट कहना था कि धारा 376 के तहत मौत की सजा अनिवार्य नहीं है, आजीवन कारावास का विकल्प भी खुला है। अदालत ने यह भी माना कि फांसी की सजा को पलटा नहीं जा सकता और इससे अपराधी के पछतावा करने की गुंजाइश हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। न्याय सख्त होना चाहिए, लेकिन उसे हमेशा संवैधानिक मानकों के दायरे में ही रहना चाहिए। अब सवाल ये है कि इस पूरे ऐतिहासिक मामले से हमारे समाज और कानूनी व्यवस्था को क्या सीख मिलती है। इस केस ने कई बातें बिल्कुल साफ कर दी। पहला, ऐसे जघन्य मामलों में मेडिकल साक्ष्य और पीड़िता के बयान सबसे मजबूत आधार होते हैं। दूसरा, अगर अपराधी का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसकी सजा की गंभीरता अपने आप बढ़ जाती है। तीसरा, न्याय की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और स्थापित नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। और एक और अहम बात, दोनों पीड़िताओं को नालसा स्कीम के तहत उचित मुआवजा भी दिलाया गया, जो न्याय की दिशा में एक जरूरी कदम था। अपने फैसले के अंत में बॉम्बे हाई कोर्ट के जजों ने मशहूर दार्शनिक खलील जिब्रान की एक बहुत गहरी बात का जिक्र किया। उन्होंने लिखा था, तुम उसे कैसे सजा दोगे जिसका पछतावा उसके अपराध से कहीं बड़ा हो। लेकिन इस केस में अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि भले ही फांसी ना दी जाए, लेकिन ये अपराधी अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहकर अपनी उस क्रूरता को हर दिन याद रखें जो उन्होंने एक निर्दोष के साथ की थी। कानून ने तो अपना काम कर दिया और दोषियों को उनके किए की सजा दे दी, लेकिन ये पूरा मामला हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। कानून सजा तो दे सकता है, लेकिन क्या एक समाज के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने शहरों की उन सुनसान और उपेक्षित जगहों को इतना सुरक्षित बनाएं कि वो कभी दोबारा ऐसे खौफनाक अंधेरों का अड्डा न बन सके? सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।